क्या आपने सोचा है कि एक साधारण लड़का जिसे लोग मूर्ख कहते थे इतिहास रच सकता है? यह कहानी है लियोनार्डो फिबोनाची की, जिसने फिबोनाची अनुक्रम के जरिए गणित और प्रकृति को नया रूप दिया। एक साधारण लड़के से महान गणितज्ञ बनने का सफर जो आज भी दुनिया को प्रेरणा देता है। जानिए उस इंसान की कहानी जिसने साबित किया कि सीमित सोच कभी भी प्रतिभा को रोक नहीं सकती। मध्ययुगीन इटली में एक युवा लड़का लियोनार्डो फिबोनाची दिन रात संख्याओं के बारे में सोचता रहता था। क्योंकि वो दिन भर वही सोचता था, इसलिए लोग उसे मूर्ख कहते थे। जब लियोनार्डो बड़ा हुआ तो उसने दुनिया की यात्रा की। तब वह विभिन्न देशों में इस्तेमाल किए जाने वाले अंकों से प्रेरित हुआ, खासकर हिंदू अरबी अंकों से, जो उसने अफ्रीका में सीखे थे। तब उसने यह महसूस किया कि प्रकृति में कई चीजें एक निश्चित नमूने अर्थात पैटर्न का पालन करती है। जिस लड़के को कभी मूर्ख कहकर चिढ़ाया जाता था, उसने कुछ एकदम नया खोजा, जो फिबोनाची अनुक्रम के रूप में आज भी जाना जाता है। आज फिबोनाची खरगोशों के प्रजनन की समस्या के हल के लिए प्रसिद्ध है और अब उसे सबसे बड़े पश्चिमी गणितज्ञों में से एक माना जाता है। यह उसकी कहानी है, एक ऐसे आदमी की कहानी जो निश्चित रूप से मूर्ख नहीं था। आप मुझे मूर्ख बुला सकते हैं क्योंकि बाकी सब भी मुझे मूर्ख ही बुलाते हैं। एक दिन जब मैं बहुत छोटा था तो टीचर ने क्लास में एक गणित की समस्या दी और उसे हल करने के लिए हमें 10 मिनट का समय दिया, पर मैंने उसे सिर्फ 2 सेकंड में ही हल कर दिया। मैं गणित में काफी तेज था। मुझे बचपन से ही गणित से बहुत प्रेम था। मैं अपने माता पिता के घर में जहां भी देखता था, वहां मुझे कुछ न कुछ गिनने के लिए जोर मिल जाता था। उन दिनों कक्षा में सभी छात्र गणक अर्थात अबेकस पर गणित के प्रश्न हल करते थे। वे रोमन अंकों में अपने उत्तर लिखते थे। इसमें बहुत समय लगता था, लेकिन उस समय गणित के प्रश्न हल करने का बस यही एक तरीका था। जब मैं बाकी छात्रों को प्रश्न हल करने में इतना समय लगाते देखता तो मैं ऊब जाता था। फिर मैं बाहर पेड़ पर बैठे 12 पक्षियों को गिनता था। उन पक्षियों के कितने पैर हैं, मैं अचरज करता। उनकी कितनी आंखें हैं, कितने पंख हैं, और अगर हर एक पक्षी 2 सेकंड के लिए गाता तो एक के बाद एक करके सभी पक्षियों को गाने में कितना समय लगता। ये इतने सुंदर सवाल थे कि मैं दिन में सपना देखता था। लियोनार्डो, मेरे टीचर चिल्लाते, मेरी कक्षा में सपने देखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन सर, मैं कहता, मैं बस सोच रहा था। अच्छा, टीचर चिल्लाते, वही तो परेशानी है। कक्षा में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। यहां हम सिर्फ काम के लिए आए हैं। तुम एक अस्थिर दिमाग वाले आलसी लड़के हो और सिर्फ सपने देखते हो। तुम मूर्ख हो। टीचर को सुनकर दूसरे बच्चे हंस पड़े। मूर्ख, मूर्ख, वे चिल्लाए। यह सुनकर मुझे इतना दुख हुआ कि मैं स्कूल से भाग गया और पिसा शहर की सड़कों पर घूमने लगा। मैंने शहर का शोर शराबा सुना। वह कितना शानदार शहर था। वर्ष 1178 में पीसा इटली का महानतम शहर था। चर्च के मैदान में मजदूर एक नए घंटाघर का निर्माण कर रहे थे। वहां पर राजमिस्त्री ने गणित के हिसाब किताब में काफी गड़बड़ की थी। मैंने चारों ओर संख्याओं की महिमा देखी, सुनी और उन्हें अनुभव किया। कितने सारे लोग अपने अपने कामों में गणित का इस्तेमाल कर रहे थे। वो देखकर मेरा सर घूमने लगा। मैं इतना उत्साहित हुआ कि मैंने यह नहीं देखा कि मैं कहां जा रहा था। सपने देखना बंद करो, एक महिला चिल्लाई। तुम एक मूर्ख हो। उस रात पिताजी बहुत नाराज हुए। पूरा शहर तुम्हारे बारे में बातें कर रहा है, वह चिल्लाए। हर कोई कह रहा है कि मेरा बेटा एक मूर्ख है। लोग तुम्हें मूर्ख बुलाए, यह मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अल्फ्रेडो, मेरे पिता के सलाहकार ने कहा, शायद आप इस लड़के के साथ बहुत शक्ति से पेश आ रहे हैं। सिग्नेर बोन किया है। चुप, पिताजी चिल्लाए। लियोनार्डो, जल्द ही तुम मेरे साथ अफ्रीका के लिए प्रस्थान करोगे। फिर लोग तुम्हें चिढ़ाना बंद कर देंगे। मैं तुम्हें एक व्यापारी बनाऊंगा। बाप रे, मैंने सोचा, मैं व्यापारी नहीं बनना चाहता हूं। अगली रात हम रवाना हुए। उस रात मैं सो नहीं सका। मैं बड़े दुख के साथ एक पुच्छल तारे को समुद्र में गिरते देखा। उस तारे की रोशनी में मुझे एक पुराना दोस्त दिखाई दिया। उसने मेरे आंसू सूखने तक मेरा इंतजार किया। मुझे लगता है कि लोग सबसे खुश तब होते हैं जब वह अपनी पसंद का काम करते हैं, अल्फ्रेडो ने कहा। देखो, मुझे पनीर पसंद है। और लियोनार्डो, तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी किस काम में मिलती है? संख्याओं में, मैंने बिना सोचे समझे कहा। फिर तुम्हें संख्याओं और गणित के बारे में जो कुछ संभव हो वह सीखना चाहिए। फिर तुम हमेशा खुश रहोगे। मैंने अल्फ्रेडो की सलाह मानने का फैसला किया। पिताजी मुझे उत्तरी अफ्रीका के बुगिया नामक शहर में रहने के लिए ले गए। नए देश में मैंने देखा कि अरब व्यापारी रोमन अंकों का उपयोग नहीं करते थे। वह भारतीय हिंदू लोगों से उधार ले अंकों का इस्तेमाल करते थे। इटली में हम लिखते थे 18 और यहां वे लिखते थे 18। जरा देखो कि यह कितना आसान है। दिन के समय में मैं पिताजी के व्यापार का हिसाब किताब करता था
और रात में मैं अल्फ्रेडो के साथ जाता और अजीब नए अंक सीखता था। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो पिताजी कभी कभी मुझे व्यवसाय की यात्रा पर भेजते थे। अपना काम खत्म करने के बाद मैं हर शहर में बुद्धिमान लोगों से जाकर मिलता था। मिस्र में मैंने सीखा कि प्राचीन फिरौन फेरो और उसके लोग कैसे बानों का उपयोग करते थे। मैंने इस्तांबुल से तुर्की और दशमिक सीरिया के बीच की दूरी भी नापी। यूनान ग्रीस में मैंने गणित की प्राचीन पुस्तकों से ज्यामिति के बारे में सीखा। सिसिली में मैंने भाग और घटाने के अपने कौशल का अच्छा उपयोग किया और फ्रांस में मैंने मछली का सूप पिया। एक दिन मैंने हिंदू अरबी अंकों के बारे में एक किताब लिखना शुरू की। मैंने उसमें कुछ पहेलियां भी जोड़ी। जैसे एक आदमी था जिसने अपने खेत में 2 बच्चे खरगोश छोड़े। खरगोश को बड़ा होने और बच्चे पैदा करने में 1 महीना लगता था। उसके बाद उन्हें बेबी खरगोश की अगली जोड़ी को जन्म देने में 1 महीने का समय और लगता था। हर महीने बड़े हो चुके खरगोश की एक जोड़ी बेबी खरगोश की एक नई जोड़ी को जन्म देती थी। फिर 1 वर्ष के अंत में खरगोश की कितनी जोड़ियां होंगी? अल्फ्रेडो ने इस समस्या को हल करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वह उसमें असफल हो गया। फिर मैंने अल्फ्रेडो को दिखाया कि उसे यह समस्या कैसे हल करनी चाहिए। पहले दिन आपके पास बेबी बच्चे खरगोश की एक जोड़ी होगी। पहले महीने के अंत में आपके पास खरगोश की एक नई जोड़ी होगी जो बच्चे पैदा करने को तैयार होंगे। दूसरे महीने के अंत में एक वयस्क जोड़ी, एक बच्चों की जोड़ी। तीसरे महीने के अंत में 2 वयस्क जोड़ियां, एक बच्चों की जोड़ी। चौथे महीने के अंत में 3 वयस्क जोड़ियां, 2 बच्चों की जोड़ियां। 5वें महीने के अंत में 5 वयस्क जोड़ियां, 3 बच्चों की जोड़ियां। तब मुझे लगा कि मुझे पूरी समस्या लिखने की जरूरत ही नहीं थी। यदि आप इस नमूने पैटर्न में पिछली 2 संख्याओं को एक साथ जोड़ते रहेंगे तो आपको बार बार अलग अलग नंबर मिलता रहेगा। यहां इस नमूने पैटर्न की पहली कुल संख्या है। यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो आपके पास एक साल में 233 खरगोश की जोड़ियां होगी या फिर 377 यदि आपने वयस्क खरगोश की एक जोड़ी से शुरुआत की होगी। मेरे काम की खबर रोमन साम्राज्य के शासक फ्रेडरिक द्वितीय तक पहुंची। जब मैं उनके महल में गया तो उनके बुद्धिमान वजीरों ने मुझे कुछ बेहद कठिन गणित की समस्याओं को हल करने की चुनौती दी, लेकिन मैं उन्हें कुछ ही समय में हल कर पाया। यह लियोनार्डो बहुत होशियार है, फ्रेडरिक ने कहा। सब लोग हंसे। आखिरकार वह एक सम्राट थे। फिर मुझे अपनी उपलब्धियों पर गर्व महसूस हुआ। लेकिन एक दिन जब मैं पैसा वापस लौटा तो मैंने बाजार में कुछ लोगों को बातें करते हुए सुना। यह बनक्यो का बेटा है, एक आदमी ने कहा। वह कहता है कि हमें भारतीय संख्याओं का उपयोग करना चाहिए। पुरानी अंकों में क्या गलती है? दूसरे आदमी ने पूछा, अगर वह अंक रोमन लोगों के लिए अच्छे हैं तो वह हमारे लिए भी अच्छे ही होंगे। वह लड़का एकदम मूर्ख है। आज अचानक मैं फिर से दुखी हुआ। अगर लोग मेरी बात ही नहीं सुनेंगे तो फिर मेरे अच्छे काम का क्या फायदा? मैंने सोचा, लोग मुझे हमेशा एक मूर्ख के रूप में ही याद करेंगे। मैं अचरज किया कि मेरा पुराना मित्र अल्फ्रेडो इसके बारे में क्या कहता है। अचानक ऐसा लगा जैसे वह मेरे साथ हो। इन मूर्खों की बातें मत सुनो लियोनार्डो, अल्फ्रेडो चिल्लाया। तुम्हारे यह अंक बेहद महत्वपूर्ण है। मुझे निश्चित रूप से ऐसा लगता है। मैंने कहा, किसी दिन इन हिंदू अरबी अंकों को पूरी दुनिया में माना जाएगा, क्योंकि मैं उनका जितना अधिक अध्ययन करता हूं मैं उतना ही चकित होता हूं। फिर मैंने समुद्र तट पर एक फूल की ओर इशारा किया। इस फूल के कितने पंखुड़ियां हैं? अल्फ्रेडो ने उन्हें गिना और उत्तर दिया, 21। और यह फूल? 13, उसने जवाब दिया। उसका क्या? लेकिन मैं जल्दी में कोई जवाब नहीं दिया। उसकी वजह हम सारी रात समुद्र तट पर घूमते रहे और चीजों को गिनते रहे। हमने 3 पंखुड़ियां वाले फूल, 5 पंखुड़ियां वाले फूल और 8 पंखुड़ियां वाले फूलों की गिनती की। हमने स्टार फिश के पंख भी गिने, जिनके अंदर के बीच बीच में वही संख्या दिखाई दी। देखो अल्फ्रेडो, मैंने कहा, मैं जो कुछ गिनता हूं और जहां कहीं भी देखता हूं मुझे वहां वही संख्या दिखाई पड़ती है। क्या तुम उन्हें पहचानते हो? अल्फ्रेडो ने जोर से दोहराया। 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55। हे प्रभु, वो चिल्लाया, यह संख्याएं तो खरगोश की समस्या वाली ही संख्याएं। बिल्कुल, मैंने कहा, और यह तो बस शुरुआत है। हाल ही में मैंने उन नंबरों के बारे में एक अलग तरीके से सोचा है। देखो, फिर मैंने रेत में एक छोटा वर्ग बनाया और उसके बगल में एक छोटा वर्ग बनाया। उसके बाद
मैंने एक आकृति बनाई जो 2 वर्ग ऊंची, 2 वर्ग चौड़ी थी। फिर एक 3 गुना 3 के आकार का वर्ग बनाया। फिर 5 गुना 5 के आकार का वर्ग, 8 गुना 8 का वर्ग आकार और 13 गुना 13 का वर्ग बनाया। मैं आगे और आगे बढ़ सकता हूं, मैंने कहा, लेकिन वह तब तक सही नहीं लगेंगे जब तक मैं उन्हें जोड़ूंगा नहीं इस तरह। क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि मैंने उनके अंदर क्या बनाया? अल्फ्रेडो हनुमान नहीं लग पाया। सर्किल स्पाइरल में चिल्लाया, आप मेरी संख्याओं के साथ एक स्पाइरल बना सकते हैं। वह कितना शानदार है। हां, वो है, मैंने कहा, लेकिन मुझे अभी भी यह समझ में नहीं आया कि यह नंबर इतने खास क्यों है। देखो लियोनार्डो, ये वह संख्याएं हैं जिन्हें प्रकृति ब्रह्मांड को रचना के लिए उपयोग करती है। प्रकृति ने उन्हें कई स्थानों पर छुपाया है, पर अभी तक कोई उसे रहस्य को जान नहीं पाया है। अल्फ्रेडो के शब्दों ने मेरे दिल को खुशी से भर दिया। सभी लोगों ने मुझे मूर्ख बुलाया था, क्योंकि मैं हर समय संख्याओं के बारे में ही सोचता रहता था। लेकिन अब जरा देखो, प्रकृति को भी वह नंबर पसंद है। अल्फ्रेडो खुश था। सबसे नन्हे पौधे से लेकर सबसे सुंदर किड पीने तक, सबसे बड़े फूल से लेकर समुद्र के लहरों तक, सबसे दूर स्थित आकाशगंगा तक मैं तुम्हारी संख्याएं नजर आती है, लियोनार्डो। मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन संख्या अभी भी मुझे खुश करती है। उस रात मैंने अल्फ्रेडो के साथ जो रहस्य साझा किया था, वह मैंने आज तक किसी और को नहीं बताया है, लेकिन आज मैं आपको वह बता रहा हूं। इस पुस्तक को आप फिर से पढ़ें, फिर आपको मेरी संख्याएं असली जीवन में जरूर दिखाई देंगी। तब आपको समझ आएगा कि मूर्ख बुलाने पर भी मैं क्यों नहीं चढ़ता हूं। लियोनार्डो फिबोनाची नामक गणितज्ञ के जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। यह कहानी कुछ उन तत्वों पर आधारित है जिन्हें हम जानते हैं, और उनके साथ साथ कुछ कल्पना की उड़ान भी है। उनके उपनाम बिगोलो का अनुवाद पथिक या यात्री हो सकता है। इसका मतलब एक आलसी या सपने देखने वाला व्यक्ति एक मूर्ख भी हो सकता है। आज लियोनार्डो को मध्य युग का सबसे बड़ा पश्चिमी गणितज्ञ माना जाता है। उनकी एक प्रतिमा इटली के पीसा में स्थित है, जो प्रसिद्ध लिविंग टावर से ज्यादा दूर नहीं है। और जिन हिंदू अरबी अंकों को उन्होंने दुनिया को पेश करने के लिए इतनी मेहनत की, आज हम उन्हीं का उपयोग करते हैं। लियोनार्डो को अपने सभी कार्यों में सबसे प्रसिद्ध खरगोश वाली समस्या की संख्या पैटर्न दिखाने के लिए माना जाता है। आज हम इस नमूने या पैटर्न को फिबोनाची अनुक्रम कहते हैं। फिबोनाची का अर्थ है बोनकियाई का बेटा। वैज्ञानिक और गणितज्ञ अब जानते हैं कि यह अनुक्रम बहुत विशेष है। यह वह ब्लूप्रिंट है जो बताता है कि फूलों जैसी जीवित चीजें एक क्रमबद्ध सामान्य पूर्ण तरीके से कैसे बढ़ती हैं। फिबोनाची की संख्या मानव कल्पनाओं, इमारतों, संगीत, कला और कविताओं में भी झलकती है। पर इतिहासकारों के अनुसार लियोनार्डो ने कभी भी उन संख्याओं के महत्व को महसूस नहीं किया हो, या शायद किया भी हो,